मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। आपके पास भी फ़ोन आते ही होंगे और मैं तो सुना हूँ कि बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, गुलदस्ते आ गए थे, लोग चर्चा करें कि भैया अमर अग्रवाल जी को डिपार्टमेंट क्या मिलने वाले थे। क्या अगर आप छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर दे तो एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल बंद हो जाएगा या फिर शराबबंदी करना संभव है? शराबबंदी दो चीज़ों पे की जा सकती है। भर्ती 33,000 होगी या फिर 57,000 की होगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा आप सरकार के हिस्सा है, मतलब सरकार के विधायक है आप देखिए संख्या भी मत जाइए। जी। आपको लेके सवाल है कि जब सीएम साहब विष्णुदेव साय जी ने जब शपथ लिया तो उसके बाद मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया, आप उस लिस्ट में नहीं थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी विजन के लिए जी पैसे की कमी भारतीय जनता पार्टी सरकार में कभी नहीं जाती। और वैसे अगर कहोगे लाओ मैं 1,500 करोड़ का हिसाब बता देता हूँ 15 साल में जो बिलासपुर में खर्च हुआ है। कांग्रेस एक और सवाल उठाती है कि भैया सरकार कौन चला रही है, भी पता नहीं बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है, पहले उसका जवाब तो दे रहे हो। क्या ये मान सके कि अगली जब मुलाकात हो तो मंत्री अमर अग्रवाल जी से मुलाकात हो? नहीं, मैं तो आज जो मंत्रिमंडल है जी सामूहिक नेतृत्व पे है, मैं तो मंत्री हूँ आज भी हूँ। देखिए, सरकार आएंगी, सरकार जाएगी, जी सरकार बनेगी, सरकार बिगड़ेगी। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध कैसे बने जी और ये देश समृद्ध कैसे बने। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिलासपुर की चर्चा ना हो तो चर्चा राजनीति की अधूरी लगेगी, और राजनीति की चर्चा हो और बिलासपुर की चर्चा हो और उसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अमर अग्रवाल। सीनियर विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, और अभी इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है बहुत जल्द। लगातार बातें हो रही कि अब होने वाला है, ये तारीख को होने वाला है, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तारीख पर चर्चा हो रही है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ बिलासपुर का विकास किस तरह से हो रहा है, बिलासपुर की प्लानिंग कैसे हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। बृजमोहन अमर अग्रवाल जी भाजपा से है, सीनियर विधायक है, सीनियर मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी प्लानिंग क्या है। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ का मुखर्जी नगर भी है, जहाँ पूरे प्रदेश का युवा यहाँ आते हैं और आने के बाद उनके सपने होते हैं, घर से दूर निकल कर आते हैं, सपने होते हैं सरकारी अधिकारी बनने का। तो उन युवाओं के लिए किस तरह से उनके पास प्लानिंग है। और आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी हाल ही में घोषणा की है कि एजुकेशन सिटी बनाया जाएगा बिलासपुर में, लगभग 100 करोड़ खर्च होंगे। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर बातें होगी। हमारे साथ अमर अग्रवाल जी हैं, पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक, और बहुत जल्द मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसी चर्चा है। अग्रवाल जी नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। जी बिल्कुल, कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा है जी, बारिश का आनंद ले रहे हैं? हाँ, बारिश अगर अच्छी होती है जी तो ग्रामीण आधार पे हमारी अर्थव्यवस्था है, जी, तो ये माना जाता है कि बारिश अच्छी होती है तो मार्केट अच्छा होता है, पूरी खुशहाली आती है छत्तीसगढ़ में। तो स्वाभाविक है, सबको अच्छा लगता है। और आप तो वित्त मंत्री रहे हैं तो आपको मालूम है कि अर्थव्यवस्था कैसे टिकी रहती है, कैसे चीज़ें चलती है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का किसान तो अभी खुशहाल है, ऐसा लगता है आपको? निश्चित तौर पे अगर हम 2000 के दशक की चर्चा करें तो हर साल या हर चुनाव में किसानों का कर्जा एक राजनीतिक विषय होता था जी, लेकिन आज किसानों का कर्ज माफ करने वाला राजनीतिक विषय नहीं है जी, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे समृद्ध हो और एग्रीकल्चर के लिए लोगों का रुझान हो। जी, तो हमारे देश में एक स्वामीनाथन आयोग बना था, उसका जो अक्षरशः रिकमेंडेशन था 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने सने सने वो लागू किया। अगर मैं धान के प्रोडक्शन की बात करूं तो आप याद करिए कि शुरुआती दौर पे 2001 में जब ये धान खरीदी शासकीय प्रारंभ हुई तो 3 लाख 4 लाख मैट्रिक टन जोगी जी की सरकार थी। योगी जी की सरकार थी। हम लोगों की सरकार आई, 10 हुआ जी, फिर 18 तक कहना चाहिए 60 लाख मैट्रिक टन गया। लेकिन पिछले बार का रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे तो 1,45,00,000 टन। बिल्कुल, तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ का रकबा बढ़ते जा रहा है और उत्पादन बढ़ते जा रहा है।
और उसमें कारण भी है कि किसानों की सुविधा, सिंचाई के संसाधन, योजनाओं के माध्यम से। योजनाओं के माध्यम से, मैं बहुत विस्तृत में नहीं जाऊंगा, जी। तो उत्पादन से मालूम पड़ता है कि कृषि के प्रति जो एक निराशा के भाव थे, अब आकर्षण जी। कृषि के प्रति बढ़ा है। और वो 2003 से जब भाजपा की सरकार आई और सने सने जो हमने किसानों के हित में निर्णय किए, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। और उसके अलावा केंद्र में भी जब सरकार आई जी। नरेंद्र मोदी जी आए तो किसान सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों को बिजली है की सुविधाएं हैं, और सपोर्ट प्राइस है। अगर हम देखेंगे न केवल चावल, जो और भी उत्पाद हैं जी, उस पर निरंतर बढ़ोतरी। तो कुल मिला के कृषि आज एक आकर्षण का क्षेत्र बिल्कुल बना है, और ये सरकारी नीतियों के कारण। युवा आ रहे हैं किसानी क्षेत्र में वापस, किसान खेती किसानी करने में। कई हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी चाकरी छोड़ के खेती किसानी कर रहे हैं, तो ये नज़र आ रहा है उसमें। हाँ, आकर्षण है। जी। आज देखिए, आप कल्पना करिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जी। छत्तीसगढ़ में कितने कॉलेज थे? हम्म। आज एग्रीकल्चर कॉलेज कितने हैं? बढ़ते हर जिले में तो विषय कॉलेज नहीं है, सवाल उनकी जब काउंसलिंग होती है जी, तो 4 के पीछे एक चयन होना है। चयन होना है। तो युवकों में अगर कृषि के प्रति स्टडी के लिए आकर्षण है, बिल्कुल, तो इस बात के लिए संकेत है कि कृषि के प्रति रुझान अच्छा युवाओं में भी रुझान अच्छा आया है। बाकी एक समस्या है जो अभी किसानों के बीच में लगातार आ रही है, डीएपी की खाद की जो समस्या है। देखिए, हालांकि सरकार ने कहा कि इसका नियंत्रण करे, देखे। स्वाभाविक रूप से सरकार पूरी तैयारी करती है, और कई बार जो सप्लाई होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अनन्य कारणों से बाधा आती है। लेकिन सरकार की मंशा पूरी तरह से साफ है, सरकार सचेत है, इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, निरंतर जी, उसके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ये तत्कालिक विषय रहता है। और मैं ऐसा समझता हूँ उसका समाधान बहुत शीघ्र हो जाएगा। बिल्कुल। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, आपके पास भी फ़ोन आते ही होंगे, और मैं तो सुना हूँ कि बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, गुलदस्ते आ गए थे, लोग चर्चा करें कि भैया अमर अग्रवाल जी को डिपार्टमेंट क्या मिलने वाले। देखिए, जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल आपकी सीट कंफर्म है बता रहे मंत्रिमंडल वाली। है, जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है जी, ये पार्टी का और मुख्यमंत्री जी का विषय होता है। जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आगे का नेतृत्व को अवसर मिले, और युवा पीढ़ी को धीरे धीरे, चाहे युवा मोर्चा के माध्यम से हो, संगठन में हो, और चाहे सरकार में हो, तो हमेशा नए लोगों को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की देन रही। और उसी का परिणाम है कि देखिए, आज़ादी के बाद एकमात्र पार्टी है जो निरंतर प्रवाह से 74 साल, 75, 72 साल हो गए भाजपा को पहले जनसंघ के रूप में, ये पार्टी क्यों बढ़ रही है? इसमें कभी नेतृत्व का अभाव नहीं होता। और ये सारे विषय हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विचार करती है, और वही कारण है कि हमारी पार्टी कभी नेतृत्वहीन नहीं हो सकती। जी, हमारे यहाँ का मंत्रिमंडल का भी वही विषय है, देश में नए नए लोग आए, उस सोच के साथ हुआ, उसके साथ कुछ अनुभवी लोग भी रहें। और जहाँ तक विस्तार का सवाल है, समय समय पर ये पार्टी के द्वारा ये प्रक्रिया चलती रहती है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो भी आएगा सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आए, सब अच्छा काम करेंगे। अभी चेहरे की मुस्कान बता रही, कुछ पक्की खबर है, अच्छी खबर है। देखिए, लेकिन हाँ, ये भी है कि आपको इग्नोर नहीं कर सकती पार्टी। देखिए, पार्टी कभी इग्नोर करती ही नहीं है। अच्छा जी। और किसी को नहीं करती है, कोई कार्यकर्ता को नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की ताकत कार्यकर्ताओं पे आधारित है, हर कार्यकर्ता का महत्व है। वो एक अलग बात है कि आप लोग कोई सामने का फील्ड का पद मिलता है, उसी को मानते हैं कि पार्टी इसकी परवाह कर रही है। आज भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जो जानता है वो हमेशा कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है। जी, कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है। मुझे याद है कि जब 1998 में मुझे पहली बार टिकट मिली थी, तो कुशाभाऊ ठाकरे जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और क्योंकि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनके बच्चे जैसा ही था मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरे को एक ही बात कही थी कि जीवन में कभी नेता मत बनना, कार्यकर्ता बन के ही रहना। तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, और सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं,
और कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में निरंतर होता है। तो इसलिए ये सोचना है कि मंत्री पद मिल जाएगा तो कि हमको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, नहीं मिलेगा तो इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो दायित्व है, दायित्व का परिवर्तन होते रहता है। लेकिन आपको स्वाभाविक है। आपको लेके सवाल है कि जब सीएम साहब विष्णुदेव साय जी ने जब शपथ लिया तो उसके बाद मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया, आप उस लिस्ट में नहीं थे पहली बार वाले में, तो ये एक सवाल था कि भैया अमर अग्रवाल जी को इग्नोर कर दिया गया। देखिए वो आप लोगों का नज़रिया है जी। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज मेरा भी जो अस्तित्व है जी। किसके कारण है? पार्टी 98 में टिकट मिली, आज मैं 5वीं और 6वीं बार टिकट चुनाव लड़ा हूँ, एक बार विधायक नहीं बन पाया जी। 15 साल मंत्री रहा, किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। अगर इग्नोर करना रहता तो मुझे यहाँ तक पहुँचाते ही क्यों? जी। और आज मेरा जो व्यक्तित्व है जी। या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल किसका व्यक्तित्व है? एक पार्टी की सामूहिक शक्ति का ही व्यक्तित्व होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नज़रिया आप लोगों का अलग अलग हो सकता है। नहीं, हम लोगों का नज़रिया ये नहीं। जनता पूछ रही है भैया कि वाकई में नहीं, अमर देखिए, अग्रवाल जी को पहली बार। अरे नहीं देखिए कभी भी मैं पहले ही कहा जी। दायित्व बदलते रहते हैं और समय समय पर सारी चीज़ें पार्टी की एक व्यवस्था है जी। और पार्टी की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम करना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि निरंतर पार्टी कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम करना। वो हम कर रहे हैं, हमारा मूल्यांकन भी होता है जी। और जहाँ तक कद है तो जो भी आज मेरा कद है वो पार्टी की कद है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होने के पीछे जो है फूट फूटा हुआ है बीजेपी में, अंदर में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, बीजेपी वालों की, बीजेपी वाले कार्यकर्ता संतोष, कांग्रेस वाले माहौल बना रहे थे बीच में। और ऐसा है जी। आज कांग्रेस को दूसरे के घर देखने की अपेक्षा नहीं, वो कांग्रेस ने माहौल बनाया तो उसके पीछे रीजन भी होगी। अपना आकलन करना चाहिए जी। अपना आकलन करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि स्वाभाविक रूप से जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 3 साल में विदा हो गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार चलाई। जी। एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी के कारण फिर कांग्रेस को मौका मिला, फिर 5 साल में विदा हो गई। तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की चिंता की अपेक्षा उनको आत्मचिंतन की जरूरत है। आत्मचिंतन की जरूरत है। आज ही मैं देखिए कभी दूसरे दल के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके बारे में बोलते हो कि आप आवाज़ नहीं उठाते। बैठक में चर्चा हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष है उसको बोलते हो कि जो कांग्रेस विरोधी है उनके घर में आप चाय पीने जाते हो। वो अपना घर देखे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा निरंतर एक प्रवाह से बढ़ने वाली पार्टी है और ये सब राजनीतिक जो चर्चा के बिंदु रहते हैं। अब कांग्रेस वाले को मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई, उसका चिंतन राहुल गांधी के साथ बैठ के करना चाहिए। आपके नज़रिए से नेता प्रतिपक्ष कौन है? भूपेश बघेल, चरणदास महंत? नहीं देखिए, आप तो दोनों से नजरिया देखता नहीं जी। आज एग्रेसिव दोनों में से कौन ज़्यादा एग्रेसिव है? ऑफिशियली जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत जी है, कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वर्किंग के अगर नज़र से देखा जाए तो नहीं। देखिए मैं बोला ना, उसका मूल्यांकन तो उनकी पार्टी को करना है जी, और छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो चुका है। अनेकों वर्षों से कांग्रेस को उन्होंने देखा है, फिर भी कई बार कि भाई चलो एक अवसर और दे दें, अवसर देती है, ये फिर फेल होते हैं। तो जनता इनसे बहुत नाराज़ है। अब वो भूपेश बघेल जी हो चाहे महंत जी हो, कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का मोह भंग हो चुका है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान वाला कल्चर यहाँ पे चालू मत हो जाए, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर ये चीज़ें रही तो ये ज़्यादा अच्छा, ये फार्मूला सही है राजस्थान वाला। क्या ऐसा दिखता है आपको? आपके नज़रिए से, आप 6 वर्ष चुनाव लड़े हैं। देखिए मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ की जनता बहुत कम, अगर आप पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिदृश्य को जी, गहराई से अध्ययन करोगे, वो कभी बदलने पे विश्वास नहीं करती। छत्तीसगढ़ की जनता व्यवस्था चाहती है,
और जो भी सरकार रहेगी, अगर छत्तीसगढ़ की आकांक्षाओं पे अगर वो खरी उतरेगी जी। तो छत्तीसगढ़ की जनता कभी बदलाव नहीं करती। और ये अब हम लोगों के ऊपर निर्भर है कि हम इस कार्यकाल में जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। निश्चित तौर पे जो हम कर भी रहे हैं, जी। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः छत्तीसगढ़ में बनेगी। कांग्रेस एक और सवाल उठाती है कि भैया सरकार कौन चला रही है, भी पता नहीं बीजेपी में। कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है, पहले उसका जवाब तो दे दें वो। जी, वो उनको सवाल कर दे कि भैया 2-3। जी। देखिए, सवाल उसको करना जी। चाहिए। जनता हंसती है, खुद का घर ठीक है नहीं, खुद में कमियां हैं, और दूसरे का घर ठीक करने चले। उनको ये सारी चीज़ छोड़ देना चाहिए, जनता के बीच में हंसी के पात्र नहीं बने। हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक सशक्त विपक्ष रहे, बिल्कुल, जिससे हमको काम करने में और सुविधा मजा हो। आए। लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन ये सशक्त विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर रहे हैं। वो काम अजय चंद्राकर को करना पड़ रहा है, चंद्राकर जी को। लेकिन मैं नहीं मानता। विधानसभा में वो लगातार मुखर रहते हैं। नहीं, मुखर नहीं रहते। देखिए, अगर आप पूरी गहराई से अध्ययन करोगे तो उनके जो भी प्रश्न हैं या जो भी विषय को बोलते हैं जी, वो पिछले 5 साल के सरकार के बारे में बोलते हैं। अभी पे सवाल नहीं उठाते। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो इस सरकार के 1.5 साल के एक उनके प्रश्न बता दीजिए। वो उठाते हैं अभी 5 साल के। और देखिए, स्वाभाविक रूप से जो भी उनने किया उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, कानून रूप से वो चलती रहेगी। अब सरकार में जिम्मेदारी के मंत्री पद पे रहता है जी, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सी चीज़ों को उनको परेशानियां महसूस होती है प्रशासन चलाने में जी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एमएलए के मन में इस सरकार को लेकर कोई कटघरे में खड़ा करना है, या जो हमारे मंत्री जी हैं उनके बारे में कुछ है, हम लोग सब सामूहिक नेतृत्व पे विश्वास करते हैं। हम सब एक हैं। और विगत 5 साल में जो हुआ, स्वाभाविक रूप से हम बार बार इसलिए वो विषय उठते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में दोबारा हो। घोषणा पत्र पर आते हैं, क्योंकि लगातार सवाल हो रहे हैं कि भैया आप लोग कहते भी कि हमारी घोषणा पत्र मोदी की जो गारंटी थी, यानी कि काम पूरा होने की गारंटी, वो हो रहा है बहुत तेज़ी से। कुछ ऐसा टॉपिक है जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए? नहीं, देखिए, जहाँ पर वित्तीय वाले विषय है जी, जिसमें सरकार को परेशानियाँ होती हैं, तो आप सारे वित्त मंत्री रहे तो आप समझते होंगे ज़्यादा। सारे वादे पूरे हो चुके। जी, देखिए, मैतारी बंधन है, भूमिहीन किसान वाला है, इसके अलावा रामलला दर्शन है। अब जो भी हमारे घोषणा पत्र के या मोदी गारंटी के हैं वो प्रशासनिक विषय है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 5 साल के अंदर हम पूरा कर। बिल्कुल। एक सवाल उसमें आता है बार बार, अभी लगातार देखने को मिला पिछले 1.5 सालों के अंदर हम देख रहे हैं कि जब सरकार बनी 1 साल कंप्लीट होने के बाद एक युवाओं की ओर से एक आवाज़ आ रही लगातार कि भैया आपने 58,000 भर्ती कहा था, 33,000 का ऐलान हुआ और उसके बाद 5,000 भर्ती की घोषणा भी हुई है। वो भी देखिए, 2 विषय, वो कैसे पूरा होगा? 58,000 की 33,000 की 5,000 विषय जी। आम तौर पे रोजगार हम शासकीय सर्विस को मानते हैं जी, ठीक है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, सरकार की अपनी एक कहना चाहिए सीमाएं हैं खर्च करने की। लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि हमारे यहाँ जो प्रतिभाएं हैं, विधाएं हैं, उनको अवसर देना। देखिए, आज ही अगर आप देखेंगे, कल केंद्र की सरकार ने कैबिनेट निर्णय किया एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव 1 लाख करोड़ की योजना, और उसमें अनुमान है कि लगभग 3.5 करोड़ नौकरियां जनरेट हो जाएंगी। वैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में देखोगे कि रोज लॉजिस्टिक की हमने पॉलिसी बनाई जी, औद्योगिक पॉलिसी बनाई, वगैरह हो रही लगातार, हेल्थ की पॉलिसी बनाए, ये सब एम्प्लॉयमेंट के लिए है। और जहाँ तक सवाल है, देखिए कि 35,000 के ऑर्डर हुए जी। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने ऐलान किया था विधानसभा में। जी जी। देखिए, वो सेटअप पुराना था जी, और उसके पद रिक्त थे। इसके हिसाब से देखिए, ये था कि 35,000 लोगों की भर्ती हो जाएगी जी। लेकिन वास्तविकता में हर 5 साल में हर जगह की सेटअप रिवाइज की ज़रूरत पड़ती है। भाई, कहीं देखो स्कूल ऐसे हैं जो एक छात्र है, हाँ ठीक, कई जगह ऐसे हैं कि भाई लोगों को निजी पे ज़्यादा विश्वास हुआ, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि आत्मानंद में भीड़ लग गई शासकीय। तो उसके कारण अगर हम देखेंगे तो वो सेटअप जो बना था जी, आज वहाँ टीचर की ज़रूरत ही नहीं। तो
तो देखिए, कोई भी सरकार की अपनी एक सीमा होती है, घोषणा अपनी जरूर की थी और हमारी मंशा साफ है जी। इसीलिए हम युक्तियुक्तकरण करके हम्म, सारा समायोजन करके उसके बाद जो भी रिक्त पद होंगे हम्म। भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करेगी। लेकिन सीएम साहब ने कहा कि 35,000 पद हटाए नहीं जा रहे हैं, खत्म नहीं करे जा रहे मैंने हैं। पहले ही कहा जी। कि देखिए, बहुत सी सरकार की अपनी मर्यादाएं होती हैं खर्च की। पद हैं, जी। युक्तियुक्तकरण के बाद फिर से आकलन करेंगे हम्म। कि हमको शिक्षा विभाग में और फिर से क्या करना है और उसको हम करें। भर्ती 33,000 होगी या फिर 57,000 की होगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा, आप सरकार के हिस्सा है, मतलब सरकार के amount- विधायक है। आप देखिए, संख्या पे मत जाइए। जी। कोई भी शासकीय विभाग की एक प्रक्रिया है जी। कि उसको मैन पावर कितना लगेगा, जी। उसका आकलन समय समय पर होते रहता है। आप जो 7 साल पुराना सेटअप है उसकी चर्चा कर रहे हैं, मैं आज वर्तमान की बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, आज एजुकेशन में कम होगा, दूसरे विभाग में बढ़ सकता है। कुल मिला के हमारी मंशा साफ है कि जो रिक्त पद है उसके हम जाएंगे। लोगों को अवसर देंगे। जो बैकलॉग के पोस्ट हैं वो कैसे भर्ती हो वो पूरा करेंगे। तृतीय कर्मचारी में जैसे है, पूरा सरकार का ध्यान है और हमारी कोशिश होगी कि सरकार की जो ज़रूरतें हैं उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करके जहां एक बार युवकों को नौकरी दे सकें, दूसरी तरफ प्राथमिकता के साथ जी। हमारे युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, उसके लिए हम नई नई नीतियाँ बनाएंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप लोगों ने घोषणा पत्र, जिसके चेयरमैन थे विजय बघेल जी, 57,000 का जिक्र था, तो वो डेटा कहाँ से आएगा 57,000 वाला? तो सेटअप का था, सेटअप का था। सेटअप का था। मैंने कहा जी। सेटअप समय समय पर बदलते रहता है जी। और कोई ज़रूरी नहीं कि आज 57,000 है, कल हो सकता है कि बच्चों की दर संख्या जो है प्राइवेट से निकल के यहाँ आ जाए, 60,000 हो आपको जाएगा। 60,000 भी करना पड़ सकता है। पर इसीलिए कहा जी। आप 57 क्यों बोलते, हो सकता है कल 60,000 की जरूरत पड़े हमको। 60,000 करना पड़ेगा। नहीं, करना ही है, हम करना ही है। एजुकेशन को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते। जी। तो ये तो समय समय पर परिस्थितियाँ बदलती हैं। जी। तो मोदी की गारंटी यानी कि काम पूरे होने की गारंटी है, तो वो 57,000 पे भर्ती होगी, ये कहीं कोई शंका नहीं फिर है। आप उस विषय पे आ रहे हैं। जी। नहीं, ये जरूरी विषय है, क्योंकि युवा लोग आपसे डिमांड नहीं, करेंगे। मैं समझ गया। आप बिलासपुर के देखिए, विधायक हैं और यहाँ मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, ये देखिए, जी। युवकों का ख्याल रखना, युवकों को अवसर मिले, जी। ये किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है, हमारी बिल्कुल। भी है। जी। देखिए, आज भी, अब मैं बिलासपुर की चर्चा करूँगा जी। कि चुनाव के समय मैंने मेरे मैनिफेस्टो में कहा था कि इसको एजुकेशन हब बनाना है। बिल्कुल, 100 करोड़ मिल गए उसके लिए। उसके लिए हमने जमीन आइडेंटिफाई की, सारे कोचिंग वाले से कहाँ बन रहा बातचीत है किया। नालंदा परिसर मधुबन है यहाँ जी। पर, वहाँ 14 एकड़ जमीन है। बहुत उसमें हम सारे कोचिंग वाले को पब्लिक यूटिलिटी के, बच्चों की फैसिलिटी के मैक्सिमम फैसिलिटी दे के कोशिश करेंगे कि उनको मिले। देखिए, युवक किसी भी प्रदेश की और राष्ट्र की, सब कहना चाहिए, धरोहर है, धरोहर है, और उन्हीं के भरोसे हमको आगे जाना है। उनके कंधे पे। तो ये कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि हम युवकों को बारे में सोचते नहीं या करेंगे नहीं। हाँ। सवाल इस बात का है कि विषयांतर करके ये कोशिश की जाती है कि भाई ये नहीं हो रहा है, लेकिन हम करेंगे। नरेशन क्रिएट किया जाता है, ऐसा लगता है आपको? नरेशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन हम लोग करेंगे। युवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। युवकों का उत्थान, देश का उत्थान, क्योंकि यही युवा आपको 2023 में सरकार पे लाए थे। फिर मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूँ। जी। देखिए, सरकार आएंगी, सरकार जाएगी, जी। सरकार बनेगी, सरकार बिगड़ेगी। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ समृद्ध कैसे बने जी। और ये देश समृद्ध कैसे बने, और ये देश समृद्ध और ये प्रदेश समृद्ध। जो 65% युवा शक्ति है, उसी के भरोसे होना है। उस 65% युवा शक्ति का सही समायोजन, उनकी प्रतिभाएं का अवसर कैसे मिले विभिन्न सोर्सों से, वो किसी भी सरकार का चिंता का विषय होना चाहिए, और वो है। मैंने उदाहरण दिया आज कि LI का, अगर आप कैबिनेट में देखें, 3.5 करोड़ लोगों को अवसर मिला। इसी प्रकार से हम जो जितनी भी पॉलिसी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, युवकों को अवसर मिले। तो ये कोई चुनावी मुद्दे नहीं है। जी। युवकों को सहजता के साथ अवसर कैसे मिले, स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडिंग के माध्यम से, जो अपने पैसा से व्यापार करना चाहते हैं, उनको मुद्रा योजना के माध्यम से, जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, अब आगे सहकारिता क्षेत्र में FPO के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा समायोजन कैसे हो, ये सरकार के विषय। और कोई भी सरकार अगर इसको इग्नोर करेगी, मतलब आप ये समझ लीजिए राजनीतिक तो चलती रहेगी, मुश्किल हो जाएगी। राज्य का क्या होगा? राज्य का क्या होगा? तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सचेत है कि राज्य को हमको तरक्की पे ले जाना, उसमें युवकों की अहम भूमिका है, हमारी बहनों की अहम भूमिका है।
किसानों की अहम भूमिका है और गरीबी जो गरीब है उसका जीवन स्तर उठाना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम ये सारे सेक्टर में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिटी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? मतलब ये बड़ा बिलासपुर के लिए बड़ा चीज़ है, काफ़ी बड़ा तौर पे है। मैं ऐसा मानता हूँ 4-5 साल में पूरा। 4-5 साल में क्या होगा उसमें? 100 करोड़ रुपए काफ़ी खर्च हो रहे हैं। नहीं, क्या क्या? मैं अमाउंट पे कभी जाता नहीं जी। अमाउंट देखिए ज़्यादा भी लग सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए 14 एकड़ ज़मीन है जी। उसकी पॉलिसी कैसे होगी, उसमें क्या क्या बनेगा, अभी सारा विचाराधीन है जी। हो सकता है 100 से ज़्यादा भी लगे जी, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है और हाँ बड़ा प्रोजेक्ट है और जल्दी पूरा करें। बिलासपुर की तस्वीर बदल जाएगी छत्तीसगढ़ के मामले में। नहीं देखिए आज भी 50,000 युवक बिलासपुर में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, कोचिंग के माध्यम से आता है। वो भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। उनको एक अच्छा अवसर कैसे मिले, ये शहर उनका अपना रहे जी, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करें। शहर की अगर बात करें तो अभी मतलब 1.5 साल में कितने करोड़ रुपए लेके आ गए होंगे? लोग सवाल करते होंगे भैया कितना पैसा लेके आ गए विकास कार्यों के लिए। मैं कभी अमाउंट पे जाता नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि देखिए जैसे बढ़ेगा जी। अब जो सेल्फ ग्रुप है जी, स्मॉल स्केल का ट्रेनिंग सेंटर है, 150 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किया। उसकी ज़मीन पहले कैसे मिले, वो कैसे जल्दी पूरा हो जाए, हरपा है ट्रैफिक के हिसाब से वो कैसे पूरा हो जाए। मैं कभी एक कुछ राशि आ गई या सड़क बन गई, मेरा ट्रस्ट इसमें कभी नहीं रहा। विज़न के साथ इस शहर की रिक्वायरमेंट क्या है, 20 साल के बाद क्या रिक्वायरमेंट होंगी, उसके लिए काम करना। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कभी विजन के लिए जी पैसे की कमी भारतीय जनता पार्टी सरकार में कभी नहीं जाती। और वैसे अगर कहोगे लाओ मैं 1,500 करोड़ का तो हिसाब बता देता हूँ 15 साल में जो बिलासपुर में खर्च हुआ है। 1,500 करोड़? हाँ लाओ मैं हिसाब बता देता हूँ। आपके बिलासपुर से केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री हैं तोखन साहू जी, उनका भी आप यूटिलाइज कर रहे होंगे, मतलब उनसे भी पैसा मांग रहे होंगे सर? देखिए नहीं, उसकी तो एक प्रक्रिया है जी, तो सारे राज्यों के जो नाम से बनते हैं जी, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं भाजपा शासित या कोई डायरेक्ट देते हैं नहीं, लेकिन जो अच्छे प्रस्ताव हैं छत्तीसगढ़ के लिए वो नगरीय निकाय के माध्यम से जाता है और केंद्रीय सरकार से मिलता है। आप आबकारी मंत्री भी रहे हैं और कवासी लखमा जी इन दिनों जेल में है, वो भी पूर्व मंत्री आबकारी रहे हैं। उस घोटाले को आप कैसे किस नज़र देखते हैं? 2100-2200 करोड़ के आसपास की स्कैम है और कल ईडी ने जब ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया उसमें बताया कि किस किस को कितने कितने पैसे उन्होंने दिए हैं लगभग। देखिए मैं आपको बताऊँ, विगत 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार रही, एक आबकारी नहीं है जी, कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, करप्शन के अलावा 5 साल में आप ये कह सकते हैं कि जिस फाइल में उंगली रख दो उस फाइल में घोटाला भी। सबसे बड़ा नुकसान इस 5 साल में छत्तीसगढ़ का जो पिछली कांग्रेस की सरकार ने किया कि छत्तीसगढ़ की वर्क कल्चर को उन्हें बिगाड़ के रख दिया। आज भी उनकी बिगाड़ी हुई संस्कृति के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना हमारी सरकार को करना पड़ेगा। फेस कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल करना पड़ेगा। आदतें बिगड़ी हुई है, सिस्टम बदले हुए हैं, अधिकारी लोग अभी सुधरे नहीं क्या? नहीं, मैं अधिकारियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ जी, उसमें बहुत से विषय आते हैं। संस्कृति में केवल अधिकारी नहीं आते जी, बहुत से विषय आते हैं। तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं। और जहाँ तक आबकारी का सवाल है जी, आप मंत्री रहे, 2100 करोड़ तो बहुत कम है, उससे भी बड़ा घोटाला। आप एनालिसिस कर चुके हैं? अगर आप 2018 में जो इसकी सरकार की रेवेन्यू थी जी, वो थी 6,000 करोड़ रुपये, 5,000 करोड़ रुपये। आज 11,000 करोड़ पहुँचा दिए हैं आप लोग। हमारे कार्यकाल में बढ़ी, इनके कार्यकाल में उस समय ड्यूटी क्या थी और उस समय खपत क्या थी? सरकारी खजाने में जो उस समय 5,000 की ड्यूटी क्या थी, खपत क्या थी, आज की कैलकुलेशन करोगे ये रेवेन्यू होनी चाहिए 16,000 करोड़ रुपये। सिर्फ 5,000 करोड़ उस समय आए। तो ये 5,000 करोड़ मैं जब 18 में छोड़ा उस समय रेवेन्यू थी। तो ये घोटाला जो 2100 करोड़ का, ये तो कमीशन का और एक अनुमानित 20% नंबर 2 का किया है, उसके आधार पे नंबर 2 उससे ज़्यादा हुआ है। तो लखमा जी के लिए मुश्किल है क्या? नहीं, मैं लखमा जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो पूरा सिस्टम, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन बनाने वाला मैं ही था जी, बनाया था मैंने अच्छे के लिए।
जब ठेकेदारों के पास था 3200 करोड़ की रेवेन्यू थी यहाँ 2016 में। जब मैंने कॉरपोरेशन बनाया सीधी रेवेन्यू गई 4200 में जी, और जब 18 में मैंने छोड़ा तो रेवेन्यू गई 5000 करोड़ रुपया। तो ये कॉरपोरेशन जब हमारे हाथ में था, आज देखिए उसके बाद सने सने खपत को कम कर दिए। और जब प्रश्न उठाते हैं भाजपा के विधायकों ने, अरे वाह ये तो हमने छत्तीसगढ़ की खपत कम कर दिया, खपत कम नहीं किया, नंबर 2 में बिकवा के शासकीय पैसे को कम कर दिया आपने। दूसरी जगह कर दिया। लेकिन आज वही देखिए भाजपा की सरकार आने के बाद सीधा 8000 से 11000 करोड़ हो गई। सरकारी खजाने बढ़ गए, सरकारी खजाने बढ़ गए। कैसे बढ़ रहा है? क्या भाजपा वालों ने जबरदस्ती पिलाना चालू कर दिया? लेकिन आज भी मैं कहता हूँ वो घोटाला इससे भी बड़ा है। एक ऑर्गेनाइज जी करप्शन और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड भी गए थे। क्या हुआ झारखंड में? आज वहाँ की ईओडब्ल्यू जो है उसकी जांच कर रही है। 2-3 IAS वहाँ भी लपेटे सारे छत्तीसगढ़ के कर्ता धर्ता जो यहाँ पर सिंडिकेट बना रहे थे वो कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार शासकीय दुकान में मतलब नंबर 2 का बिके, मैं ऐसा समझता हूँ देश की पहली सरकार है रही है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और बिलासपुर को लेकर और क्या कुछ प्लानिंग है, आगे क्या कुछ देखने और सुनने को मिलेगा? बिलासपुर एक बढ़ता हुआ शहर है जी। बिलासपुर में एजुकेशन, टूरिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी, ये 3 की संभावनाएं हैं। बाकी तो देखिए सड़क है, बिजली है, पानी है, ऑडिटोरियम है, ब्यूटिफिकेशन है, आगे जो चैलेंजेज है वो एक अलग चीज़ है जी। लेकिन यहाँ की इकोनॉमी कैसे बढ़े तो एक बहुत बड़ा विषय है और उस पर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, आप करीब पे चर्चा हो रही थी, एक सवाल दिमाग में आ गया, ऑडियंस की ओर से भी आया था, क्योंकि क्या अगर आप छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर दे तो एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल बंद हो जाएगा, या फिर शराबबंदी करना संभव है या फिर संभव नहीं है? आप देखिए, मैं इसके बारे में अनेकों बार एक्साइज मिनिस्टर के रूप में हाउस में बोल चुका हूँ जी। मैंने 1940 से लेके कब कब इस देश में शराबबंदी हुई, फिर कैसे चालू हुई, उसका व्यापक अध्ययन किया हुआ है। पॉसिबल है? देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है जी। समाज और धार्मिक संस्थाएं को आगे आना चाहिए, क्योंकि शराब रोकथाम के लिए किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए कोई भी नशा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है जी। रेवेन्यू को बहुत बड़ा विषय नहीं है, उतना तो हेल्थ में बच जाएगा, उतना उनकी पॉजिटिव एनर्जी होगी, उससे वहाँ खर्च नहीं होंगे, आ जाएगा, वहाँ खर्च नहीं होंगे, वहाँ से जनरेट हो जाएगा। रेवेन्यू मॉडल नहीं है, ये गलत सोचते हैं कि सरकार को रेवेन्यू पैसा कमाने से शराब बेच रही है, ये गलत सोच है। कोई भी सरकार की मंशा नहीं। लेकिन आप नतीजे देखिए कि अगर शराबबंदी होती है, हैंडमेड को आप रोक सकते हो क्या? मुहम्मद बनेगा, बनी रहे। ठीक है, जहरीली शराब से मृत्यु, जहाँ शराबबंदी है वहाँ का रेशियो देखिए। बिहार, मैं नाम नहीं लेता, जी जी जी, मैंने तो पूरा अध्ययन गुजरात, बिहार, बिल्कुल। तो देखिए, शराबबंदी 2 चीज़ों पे की जा सकती है। एक तो समाज के माध्यम से जागृति लाई जाए, दूसरा बहुत सहजता के साथ उपलब्ध ना हो, इजी अवेलेबल ना हो, इजी अवेलेबल ना हो। वर्तमान में ये 2 ही चीज़ कारगर हैं, और कोई भी सरकार बंदी करती है तो स्मगलिंग, अपराध, ये वो भी बढ़ता है। हरियाणा ने बंद किया था, खोलना पड़ा। तो आप देखो, केवल अभी अपने यहाँ गुजरात और बिहार, और बिहार में भी आप देखिए चल ही रहे वहाँ, तो मतलब जो स्थिति है, देखने को सुनने खबरें आती रहती, लगातार दिखते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देखो, एक सामाजिक बुराई है, समाज को आगे आना चाहिए, हमारी यूथ को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और दूसरा सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि शहद सुलभ ना हो, और उसमें क्या कड़ाई कर सकते। अभी नई जो दुकानें खुल रही, 67 नई दुकान, ये खुलना सही था अभी समय में? देखिए, ये सारे निर्णय समय काल परिस्थिति काल होते हैं जी। आप कोई भी सैद्धांतिक विषय को कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए, जहाँ हैंडमेड बन रही है, जहरीली शराबें हुई, तो ये है कि भाई कम से कम क्वालिटी की मिल जाए। उसके पीछे ये क्यों सोचते हैं कि हम दारू का विस्तार कर रहे हैं? दूसरा, अभी फिलहाल स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग को रोक लें। जब तक पूरे बॉर्डर में स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे, तो अगर आप कड़ाई करोगे तो माल तो बिकेगा, लेकिन आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगी। तो ये निर्णय, हमने दुकान खोल दी इसलिए हम शराब को प्रमोशन कर रहे हैं, ये नज़रिया जो है ये अलग होना चाहिए।
ये सारी तत्कालिक परिस्थितियों पे निर्भर करता है। लेकिन कुल मिला के जैसे मेरे समय में मैंने उठा के जो है 400 दुकान को बंद कर दिया था और कड़ाई के साथ पालन किया था। उसका परिणाम था कि गांव-गांव में सारे झगड़े समाप्त हो गए थे। लेकिन 5 साल में इन लोगों ने आदत बिगाड़ दी है। अब उसको संभालने में समय तो लगेगा हमको। बंद होंगे सर आगे? हाँ, बंद होंगे आने वाले समय में कुछ सारा दुकानें? अभी तो खुल रही ना, नहीं? देखिए ये सब आकलन होते रहता है, समय समय स्थिति के हिसाब से। अगर आप तत्कालिक चाहेंगे कोई चीज़ नहीं होती जी। देखिए सरकार को एनालिसिस करना पड़ता है और परिस्थितिवश निर्णय करने पड़ते हैं जी। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त प्रदेश बनाना, उसमें खासकर जो सूखा नशा है वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में ना हो, हुक्का बार है, शराब है, इसका सेवन कम से कम हो, उसके लिए सरकार निरंतर नए नए काम करेगी। थैंक यू वेरी मच। और क्या ये मान सके कि अगली जब मुलाकात हो तो मंत्री अमर अग्रवाल जी से मुलाकात हो? नहीं, मैं तो आज जो मंत्रिमंडल है जी, सामूहिक नेतृत्व पे है, मैं तो मंत्री हूँ आज भी हूँ। ये मान रही बड़ी बात है। और ये शहर भी बोलता है, छत्तीसगढ़ भी बोलता है कि अमर अग्रवाल जी को पद की ज़रूरत नहीं है, वो है मंत्री लेवल के और मंत्री जैसा काम आज भी जारी है उनका। चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे विषयों पर बातचीत हो गई, मतलब वो सारे जरूरी विषय जो अमर अग्रवाल जी से पूछे जाने चाहिए थे, बीजेपी के विधायक से पूछे जाने चाहिए थे। बहुत मजा आया बातचीत करके। हमारी बातचीत कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई जरूरी विषय जिस पर आने वाले समय बात करेंगे, जब मंत्री बन जाएंगे तब और ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।